हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 19। चैप्टर 19 बात करता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, मतलब कि जो प्रोसीजर क्या होगा वारंट केसेस का जो ट्रायल चलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें प्रोसीजर जानना है वारंट केसेस के ट्रायल का। ठीक है, इसमें ए बी सी इसमें तीन पार्ट में इसमें डिवाइड किया गया है। ए पार्ट बोलते हैं केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब कि जो इंस्टीट्यूट किए जाते हैं केसेस बाय पुलिस रिपोर्ट, और बी पार्ट में है जो सीधा ही कंप्लेंट की जाती है मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तब क्या ट्रायल चलेगा, और सी पॉइंट में ट्रायल का कंक्लूजन क्या निकलेगा। ठीक है, मतलब कि जो कंक्लूजन निकलता है इसके लास्ट स्टेज पर ट्रायल के, तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा। तो इसमें हम तीन पार्ट जानेंगे, ए बी सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बेरेक ले लीजिए, जिसमें हम बाय सेक्शन उसमें रीड करेंगे। ठीक है, और आपके बेरेक लैंग्वेज पर आपकी कमांड बनेगी, और आप उसमें मतलब कि अच्छे से उसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे जो बेरेक लैंग्वेज के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 238, इसमें 238 से लेकर के आगे जो फर्दर सेक्शन है सेक्शन 250 तक इसमें सेक्शन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 238, इसमें सेक्शन 238 बात करते हैं कंप्लायंस विद सेक्शन 207। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेक्शन 207 पढ़ा था सीआरपीसी में। 207 बताता है मतलब कि कॉपी दी जाएगी पुलिस रिपोर्ट की, ठीक है, अक्यूज्ड पर्सन को, और उसमें मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है कि वो उसको प्रोवाइड कराए कॉपी। ठीक है, सेक्शन इसमें आगे बताया है व्हेन इन एनी वारंट केसेस इंस्टीट्यूट ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब कि अगर पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट किया जाता है कोई भी केस और उसका जो ट्रायल है वारंट केस है, ठीक है, तो वो वारंट केस के अंदर चलेगा। द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर ए मजिस्ट्रेट, और उस अक्यूज्ड को अपीयर किया जाएगा बिफोर ए मजिस्ट्रेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, मतलब कि ट्रायल स्टार्ट होने पर। ठीक है, द मजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ that he has been complied with the provision of section 207, मतलब कि मजिस्ट्रेट उसमें सेटिस्फाई करेगा अपने आप को कि जो कंप्लाई किया गया है सेक्शन 207 को, कि अक्यूज को कॉपी प्रोवाइड की गई है और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसमें सबसे पहले मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि क्या सेक्शन 207 का कंप्लाई किया गया है। अब हम चलते हैं सेक्शन 239 में। व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, मतलब कि अक्यूज पर्सन को कब डिस्चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इफ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंड विद इट अंडर सेक्शन 173 एंड मेकिंग सच एग्जामिनेशन, जब पुलिस रिपोर्ट दी जाती है फिर अदर डॉक्यूमेंट सेंड किया जाता है मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173 जो चार्जशीट होती है। ठीक है, इफ एनी ऑफ द अक्यूज्ड एट द मजिस्ट्रेट थिंग्स नेसेसरी and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, to shall discharge the accused and record his reasons for so doing। तो पुलिस रिपोर्ट है या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है विद जो अंडर सेक्शन 173 दिए जाते हैं, जो कि चार्जशीट होती है, जब वो दी जाने के बाद, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट अगर मजिस्ट्रेट को जरूरी लगता है मतलब कि वो सुनेगा, उसको अपॉर्चुनिटी देगा, किसको, अक्यूज पर्सन को और प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, दोनों पक्ष को, दोनों पार्टीज को उसमें सुनेगा, और सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि उसमें जो ग्राउंडलेस है वो, मतलब कि जो अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो भी एविडेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उससे मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वो ग्राउंडलेस है, उसके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उस पर अक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देगा, और उसमें एंड रीजंस फॉर शूटिंग, उसमें अपनी रीजंस रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 239 सिंपली डिस्चार्जेबिलिटी ये बात करता है अक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज करने के लिए। और सेक्शन 240 बात करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब कि फ्रेम किए जा सकते हैं चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अंडर इसका अंदर जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है इफ अपॉन सच कंसिडरेशन एग्जामिनेशन इफ एनी एंड हियरिंग द मजिस्ट्रेट is of opinion that is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused। तो इसमें जो मजिस्ट्रेट जब उसको पार्टी को सुनता है, ठीक है, और उनको एग्जामिनेशन कर लेता है, सुनता है उनको हियरिंग पे, ठीक है, द मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट को ये ओपिनियन होता है, ठीक है, उसको ये लगता है अपनी राय में कि जो वो ग्राउंड है, ठीक है, अक्यूज पर्सन के, कि उसने जो ऑफेंस कमिट किया है, अगर मजिस्ट्रेट को ये प्रिज्यूम होता है कि वो जो ग्राउंड बनते हैं कि अक्यूज पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, और उसका फिर वो ट्रायल करेगा, ट्रायल अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, विद सच मजिस्ट्रेट इज कम्पिटेंट, जो मतलब कि उसका ट्रायल कहां पर चलेगा, जो मजिस्ट्रेट कम्पिटेंट होगा उसकी कोर्ट में ट्रायल चलेगा। इन हिज ओपिनियन कुड बी एडिक्वेटली पनिश्ड बाय हिम, और उसको एडिक्वेटली पनिशमेंट दी जाएगी। ही शैल इन राइटिंग चार्ज अगेंस्ट अक्यूज, और उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करेगा इन राइटिंग। ठीक है, अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया है, उसको मजिस्ट्रेट को ये प्रिज्यूम होता है ऑन द डॉक्यूमेंट्स बेस्ड। ठीक है,
तो इसके अंदर फर्स्ट क्लोज सिंपली बात थी। और सेकंड क्लोज बताता है द चार्ज शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम टू बी ट्राइड। मतलब कि चार्ज जब उसके ऊपर लगाया जाता है कि उस पर्सन के अगेंस्ट, तो उसको उस पर्सन को मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि वो उसको रीड करे, चार्जेस जो उस अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट लगे हैं उसको एक्सप्लेन करें। ही शैल बी आस्क्ड, और उससे पूछा जाए क्या आप प्लीड गिल्टी करते हैं, क्या आप अपने गुनाह कबूल करते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पर अगर जो भी अक्यूज की तरफ से कोई भी रिप्लाई आता है कि अगर नहीं करता या हाँ, अगर नहीं करता तो वो बोल सकता है कि उसका ट्रायल आगे चलाया जाए मेरे अगेंस्ट। ठीक है, अगर करता है तो वो मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि उसके अगेंस्ट जो उसने प्लीड गिल्टी किया है तो उसको वो कन्विक्ट कर सकता है। और जो सेक्शन 241 है वो प्लीड गिल्टी से रिलेटेड है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। मतलब कि अक्यूज पर्सन अगर प्ली ऑफ गिल्टी कर लेता है तो उसको कन्विक्शन दी जा सकती है बाय द मजिस्ट्रेट। इसमें लिखा है इफ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अगर अक्यूज प्लीड गिल्टी कर लेता है द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एंड द प्ली एंड में, तो मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करेगा प्ली को एंड में इन हिज डिस्क्रिशन डायरेक्ट हिम देयर ओन। मतलब कि डिस्क्रिशनरी पावर होती है मजिस्ट्रेट की कि वो उसको कन्विक्ट कर दे। ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसमें आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, इंक्वायरी की जानी चाहिए, तो वो कर सकता है। और इसमें जो सेक्शन 242 है, 242 बात करता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। मतलब कि जो एविडेंस लिए जाते हैं प्रोसिक्यूशन साइड से, अगर 241 के अकॉर्डिंग जो अक्यूज्ड है वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है तो इसमें फर्स्ट क्लोज क्या बताता है, इफ द अक्यूज्ड रिफ्यूज टू प्ली और डज नॉट प्लीड or claims to be tried or the magistrate does not convict the accused under section 241 the magistrate shall fix a date for the examination of witnesses। मतलब कि अगर जो अक्यूज पर्सन है वो रिफ्यूज कर देता है प्लीड गिल्टी होने से, ठीक है, और वो क्लेम करता है उसको उसके अगेंस्ट ट्रायल चलाया जाए, तो मजिस्ट्रेट जो उसको अंडर सेक्शन 241 के हमने जैसे पढ़ा था, अगर वो प्लीड नहीं करता है तो उसके बेस पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, फिक्स करेगा डेट, किस लिए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए। ठीक है, अगर अक्यूज पर्सन चाहता है कि उसको आगे ट्रायल चलाया जाए, ठीक है, तो वो डेट फिक्स कर देगा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए। तो उसमें आगे प्रोवाइसो है इसमें फर्स्ट क्लोज में, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस टू द अक्यूज्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। तो मजिस्ट्रेट इन एडवांस सप्लाई करेगा टू द अक्यूज्ड क्या, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, जो स्टेटमेंट ली जाती है विटनेसेस को उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लिए जाते हैं विटनेसेस के रिकॉर्ड। ठीक है, तो इन एडवांस उसको सप्लाई कर देगा अक्यूज्ड पर्सन को क्या, उसकी कॉपी। ठीक है, तो प्रोवाइजो में सिंपली ये था। और जो सेकंड क्लोज है, द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू ए समन्स टू एनी ऑफ इट्स विटनेसेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। मतलब कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अगर मजिस्ट्रेट को जो प्रोसिक्यूशन है वो एप्लीकेशन देता है फॉर द इशू ऑफ समन टू एनी विटनेस, मतलब कि विटनेसेस को समन कराने के लिए ताकि वो अटेंड हो कोर्ट में विद द डॉक्यूमेंट या फिर कोई अदर थिंग को प्रोड्यूस कराने के लिए या फिर उसको एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक है, तो वो डायरेक्शन देगी मजिस्ट्रेट उन विटनेसेस को। और जो थर्ड क्लोज है, ऑन द डेट्स ऑफ फिक्स, जो डेट फिक्स की जाएगी बाय द मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट सेल्फ फिक्स्ड प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। मतलब कि डेट फिक्स करेगा मजिस्ट्रेट, और फिर जो जिस डेट को फिक्स की गई थी डेट, और फिर वो जो प्रोसिक्यूशन है वो मतलब कि एविडेंस देगा, प्रोड्यूस करेगा इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ठीक है, अपने सपोर्ट में, तो वो जो भी एविडेंस कलेक्ट करेगा वो प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर द मजिस्ट्रेट। और जो इसमें आगे प्रोवाइड जो है थर्ड क्लोज में, दैट द मजिस्ट्रेट में परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस have been examined or recall any witness for further क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब कि मजिस्ट्रेट ये भी परमिट कर सकता है उन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है उन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए कहा जा सकता है। एनी अदर विटनेस और विटनेस हैव बीन एग्जामिन्ड, अगर जो विटनेस और विटनेसेस एग्जामिन हो चुके हैं तो उनको रिकॉल भी किया जा सकता है विटनेस को फॉर दी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रोवाइजो में सिंपली ये बात है, मजिस्ट्रेट परमिट कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए विटनेस का। ठीक है, तो इसमें ये सेक्शन 242 हमने एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन के बारे में जान लिया अच्छे से। और अब हम चलते हैं सेक्शन 243 बात करता है एविडेंस फॉर डिफेंस, मतलब कि डिफेंस में एविडेंस देना कौन देगा, अक्यूज्ड। तो इसमें फर्स्ट क्लोज बताता है द अक्यूज्ड शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस
and produce his evidence, and if the accused puts in any written statement, the magistrate shall file it with the record. मतलब कि accused को जब कॉल किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, enter upon his defense, किस लिए? अपने डिफेंस के लिए, और प्रोड्यूस करेगा अपने एविडेंस बिफोर द कोर्ट. एंड इफ द accused put in any written statement, अगर accused person क्या करेगा? अपनी written statement पुट करेगा, the magistrate shall file it with the record, तो उसको रिकॉर्ड में रखेगा, उसकी रिटर्न स्टेटमेंट को पुट करेगा. ठीक है, एक्यूज पर्सन की जो भी रिटर्न स्टेटमेंट दी जाती है एक्यूज पर्सन के द्वारा, तो वो अपने एविडेंस देगा, प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, अपने डिफेंस में. तो फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बताता है. और जो सेकंड क्लोज है, इफ द एक्यूज आफ्टर इज हैज एंटर्ड अपॉन हिज डिफेंस अप्लाइज टू द मजिस्ट्रेट टू इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन. मतलब कि जो एक्यूज है, ठीक है, आफ्टर ही हैज एंटर्ड अपॉन हिज, जब वो एंटर करता है अपने डिफेंस में, अपने डिफेंस के रूप में वो अपनी स्टेटमेंट देता है, तो अप्लाइज टू द मजिस्ट्रेट टू इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग. मतलब कि वो जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड पर्सन क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा. किसको देगा? जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट को देने के बाद वो क्या करेगा? उसमें क्या कहेगा? वो बोलेगा कि अटेंड किया जाए, अटेंड उसको अपीयर कराया जाए विटनेसेस को फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, ताकि उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए. और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, किस लिए? ताकि उनको जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट है या फिर कोई अदर थिंग है, उनको प्रोड्यूस कराया भी जा सकता है उन विटनेसेस के थ्रू. या फिर जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट शैल इशू सच प्रोसेस अनलेस ही कंसिडर दैट सच एप्लीकेशन शुड बी रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ वेक्सेशन और डिले और फॉर डिफीटिंग द एंड ऑफ जस्टिस एंड सच ग्राउंड शैल बी रिकॉर्ड बाय हिम इन राइटिंग. मतलब कि इसमें बताया गया कि अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वो जो एक्यूज पर्सन है, वो जो एप्लीकेशन दे रहा है फॉर द विटनेस को, मतलब विटनेसेस को एग्जामिनेशन करने के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट या फिर कोई अदर थिंग प्रोड्यूस कराने के लिए, तो मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वो एंड ऑफ जस्टिस कर रहा है. ठीक है, डिफीट कर रहा है एंड ऑफ जस्टिस को, मतलब कि वो डिले कर रहा है केस में. ठीक है, तो उसके बेस पर उसकी जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर देगी, मतलब कि रिफ्यूज कर देगी उस ग्राउंड पर. अगर वो डिले करता है तो केस में डिले करता है. ठीक है, या फिर वैक्सेशन डिफीट करता है एंड ऑफ जस्टिस को, तो उसके ग्राउंड पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और उसको बोलेगा कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते. ठीक है, उसको रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग, जो भी उसके ग्राउंड होंगे उसको बताना होगा मजिस्ट्रेट को कि उसके क्या ग्राउंड थे. मतलब कि उसके अंदर उसको रीजन बताने होंगे मजिस्ट्रेट को, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है, इन राइटिंग जो भी ग्राउंड्स होंगे. और जो इसमें प्रोवाइसो है आगे, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द अक्यूज्ड हैज क्रॉस एग्जामिन्ड और हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग एनी विटनेस बिफोर एंटरिंग ऑन हिज डिफेंस. मतलब कि जो अक्यूज पर्सन है, अक्यूज पर्सन के पास ये राइट है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए विटनेस का. ठीक है, बिफोर एंटरिंग ऑन हिज डिफेंस, मतलब कि डिफेंस में एंटर होने से पहले. ठीक है, उसके पास ये राइट है. द अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस शैल नॉट बी कंपेल्ड अंडर दिस सेक्शन. मतलब कि जो विटनेस को अटेंड कराने के लिए उसमें कंपेल नहीं किया जा सकता अंडर दिस सेक्शन. ठीक है, अनलेस द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड. अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है दैट इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस. अगर वो जरूरी है उसको अटेंड कराना विटनेस को, तो वो मतलब कि उसको अटेंड कराया जा सकता है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस. तो प्रोवाइजो में सिंपली ये बात थी. और जो थर्ड क्लोज है सेक्शन 243 में, द मजिस्ट्रेट में बिफोर सबमिटिंग एनी विटनेस ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 रिक्वायर्ड दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द विटनेस इज इन अटेंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल बी डिपॉजिटेड इन कोर्ट. मतलब कि जब मजिस्ट्रेट, ठीक है, सम्मन करेगा विटनेसेस को ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2, जो भी हमने अभी सबसेक्शन 2 में पढ़ा है कि एक्यूज पर्सन क्या चाहता है? विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, या फिर उनका एग्जामिनेशन करने के लिए, या फिर उनसे जो डॉक्यूमेंट है या फिर कोई अदर थिंग है उनको प्रोड्यूस कराने के लिए. तो जो अक्यूज पर्सन को बोल सकती है कोर्ट की वो कोर्ट फीस पे करे, जो भी एक्सपेंसेस हो गए उस विटनेस को अटेंड कराने के लिए. ठीक है, जो तो वो डिपॉजिट करेगा कोर्ट में जो भी फीस होगी. अगर वो नहीं कर पाएगा मतलब कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं विटनेस को अटेंड कराने के लिए, तो फिर वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट. ठीक है, तो हमने ए पार्ट सेक्शन 243 तक जाना है, जो केस इंस्टीट्यूट किया जाता है बाय द पुलिस रिपोर्ट. अब हम बी पार्ट समझेंगे. बी पार्ट में बताया गया केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट. मतलब कि इसमें पुलिस रिपोर्ट पर नहीं होती इंस्टीट्यूट केस, इसमें मजिस्ट्रेट को सीधा ही कंप्लेंट की जाती है बाय द कंप्लेनेंट. ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन 244 है वो बताता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. मतलब कि इसमें एविडेंस दिया जाता है बाय द प्रोसिक्यूशन फॉर द डिफेंस. ठीक है, मतलब कि वो प्रूफ करेगा
कि अक्यूज पर्सन ने क्या किया है, ये ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके बेस पर मजिस्ट्रेट देखेगा उसमें क्या आगे कार्रवाई करनी है या नहीं। तो उसमें जो फर्स्ट क्लोज है, व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड, मतलब कि जब वारंट केस के अंडर इंस्टीट्यूट किया जाता है, अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब कि इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं है, इसमें सीधा ही मजिस्ट्रेट को कंप्लीट की जाती है। द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज बिफोर ए मजिस्ट्रेट, और जब अक्यूज्ड अपीयर होगा वहां पर उसको लाया जाएगा बिफोर ए कोर्ट। द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन, तो मजिस्ट्रेट उसमें सुनेगा प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस, और उससे क्या लेगा, ऑल सच एविडेंस, जो भी उसके पास एविडेंस है, एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो भी सपोर्ट में होते हैं प्रोसिक्यूशन के एविडेंस उनको प्रोड्यूस करेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लोज में सिंपली ये था। और जो सेकंड क्लोज है, द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो मजिस्ट्रेट है वो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो भी प्रोसिक्यूशन है वो एप्लीकेशन देता है मजिस्ट्रेट को, किस लिए, इशू ए समन टू एनी ऑफ विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, किस लिए देता है वो एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को, ताकि वो विटनेस को समन करके बुलाया जाए, उनको अटेंड कराया जाए बिफोर द कोर्ट, और ताकि उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, या फिर एग्जामिनेशन, या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना है, या फिर कोई अदर थिंग प्रोड्यूस करवानी है, उसीलिए। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन इसमें एविडेंस, मतलब कि एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक है, इसमें होगा सेक्शन 244 में। और जो सेक्शन 245 है, व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, मतलब कि अक्यूज्ड को कब डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्लोज है, इफ अपॉन टेकिंग ऑल द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 244, हमने सेक्शन 244 में पढ़ा है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, तो उसमें सभी एविडेंस लेता है प्रोसिक्यूशन से। और फिर मजिस्ट्रेट कंसीडर्स फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, और जैसे भी मजिस्ट्रेट को कंसीडर होता है उसमें रीजन रिकॉर्ड करता है अपने, दैट नो केस अगेंस्ट अक्यूज्ड हैज बीन मेड आउट व्हिच इफ अनरिबटेड वुड वारंट हिज कन्विक्शन द मजिस्ट्रेट शैल डिस्चार्ज हिम, तो वारंट उसमें एविडेंस को देखेगा जो भी प्रोसिक्यूशन देता है। ठीक है, तो उसमें अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके अगेंस्ट वारंट इशू होना चाहिए फॉर द कन्विक्शन, तो फिर वो कर सकता है, अगर नहीं तो फिर वो मजिस्ट्रेट उसको पर्सन को डिस्चार्ज कर देता है अक्यूज्ड पर्सन को। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई ग्राउंड नहीं बनते हैं तो और जिसमें सेकंड क्लोज है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ मजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्जिंग द अक्यूज्ड एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस, मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है उसको प्रिवेंट नहीं किया जाएगा फॉर द डिस्चार्ज अक्यूज्ड, मतलब कि उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा एट एनी प्रीवियस स्टेज, मतलब कि प्रीवियस स्टेज से पहले उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, मतलब कि मजिस्ट्रेट को प्रिवेंट नहीं किया गया इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इफ द फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय सच मजिस्ट्रेट, और जो मजिस्ट्रेट है वो उसमें रीजन रिकॉर्ड करेगा जैसे भी उसको ठीक लगता है, कंसीडर होता है, ही कंसीडर्स दैट द चार्ज टू बी ग्राउंडलेस, और उसमें अगर वो कंसीडर होता है जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस है, तो उसमें अपने रीजन रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और फिर मजिस्ट्रेट को लगता है उसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए तो करेगा, अगर नहीं तो उसको अपने पास रखेगा। ठीक है, और उसके अंदर अपनी इंक्वायरी करेगा आगे। ठीक है, तो सेक्शन 245 सिंपली बताता है। चलते हैं 246 बात करता है प्रोसीजर वर एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज, मतलब कि जो प्रोसीजर है, मतलब कि जब एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज नहीं किया जाता अंडर सेक्शन 246, तो उसमें क्या प्रोसीजर चलेगा। इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, इफ व्हेन सच एविडेंस हैज बीन टेकन, जब एविडेंस लिए जाते हैं मतलब कि बाय द प्रोसिक्यूशन जो दिया जाता है एविडेंस, और एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस, जो प्रीवियस स्टेज होती है केस की, द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर which such magistrate is competent to try, which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused, मतलब कि जब एविडेंस लिए जाते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसिक्यूशन, तो उसकी जो प्रीवियस स्टेज होती है, अगर मजिस्ट्रेट कोई ओपिनियन होता है कि जो वो ग्राउंड है, जो भी उसमें एविडेंस दिया गया और उसके ग्राउंड से ये लगता है कि जो वो प्रिज्यूम किए जाते हैं बाय द मजिस्ट्रेट कि अक्यूज ने क्या किया, ऑफेंस कमिट किया गया और उसके अगेंस्ट ट्रायल चलना चाहिए अंडर दिस चैप्टर, तो मजिस्ट्रेट इज कम्पिटेंट टू ट्रायल, तो मजिस्ट्रेट जो कम्पिटेंट है वो ट्रायल उसका अपने कोर्ट में चला सकता है, एंड इन विच इन हिज ओपिनियन, और जैसे भी उसको ओपिनियन में लगता है कुड बी एडिक्वेटली पनिश्ड बाय हिम, तो उसको पनिश्ड भी किया जा सकता है। ही शैल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और वो फ्रेम करेगा चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, ठीक है, इन राइटिंग। तो फर्स्ट क्लोज सिंपली बताता है, ठीक है, नो डिस्चार्ज में, अगर मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज नहीं करता है तो, ठीक है। और इसमें जो सेकंड क्लोज है, द चार्ज शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, तो जो चार्ज है, जो भी चार्ज लगाए जाते हैं बाय द मजिस्ट्रेट, और उसको रीड करेगा चार्जेस को एंड एक्सप्लेन करेगा टू द अक्यूज्ड, एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक, मतलब कि कोर्ट उससे पूछेगी भी कि आप प्लीड गिल्टी करते हैं, क्या आप अपना गुनाह कबूल करते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं करता है तो और हैज बीन एनी डिफेंस टू मेक, तो वो अपने डिफेंस में कुछ भी ला सकता है। प्लीड गिल्टी नहीं करता है तो वो अपने डिफेंस में कुछ भी प्रूफ ला सकता है, ठीक है, अपने आप को साबित करने के लिए कि उसने कुछ नहीं किया है, मतलब कि वो आके ट्रायल ही चलाएगा इसमें अपने अगेंस्ट
जो भी उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी चार्ज फ्रेम है उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, आगे ट्रायल चलवाएगा। ठीक है। और जो इसमें थर्ड क्लोज है, इफ द अक्यूज प्लीड गिल्टी, अगर अक्यूज पर्सन क्या कर लेता है, प्लीड गिल्टी कर लेता है, मान लेता है अपना गुना, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली, तो मजिस्ट्रेट उसकी प्ली को रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग एंड में इन हिज डिस्क्रिप्शन, और अगर उसकी डिस्क्रिप्शन में लगता है कि उसको कन्विक्ट कर देना चाहिए तो मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट भी कर सकता है। ठीक है। थर्ड क्लोज सिंपली ये बात करता है। और जो फोर्थ क्लोज है, इफ द अक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड, मतलब कि अक्यूज पर्सन उसको रिफ्यूज कर देता है प्लीड करने के लिए, और डस मतलब कि जो अक्यूज है वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है, और डस नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड, और वो क्लेम करता है अपने अगेंस्ट ट्रायल चलाने के लिए। ठीक है। इफ द अक्यूज इज नॉट कन्विक्टेड, और अगर अक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया जा रहा है अंडर सबसेक्शन 3, ही शैल बी रिक्वायर्ड टू स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ द केस, तो उसके रिक्वायरमेंट में जो स्टेट है द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ द केस, तो उसकी नेक्स्ट हियरिंग जो कमेंस होगी, ठीक है, नेक्स्ट डेट जो डिसाइड होगी बाय द मजिस्ट्रेट, तो उसकी डेट से वो कमेंस होगी, क्या होगी, उसकी हियरिंग। और इफ द मजिस्ट्रेट फोर्स टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, टीचर्स रिकॉर्ड करेंगे इन राइटिंग। ठीक है, जैसे भी कोर्ट को ठीक लगता है। फोर्थ, विद वेदर ही विशेस टू क्रॉस एग्जामिन, मतलब कि उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं विटनेस को। इफ सो विच ऑफ विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन फोर्स एविडेंस हैज बीन टेकन, तो जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंस लाएगा बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है, एज अ विटनेस, तो उसको दे सकता है। फोर्थ क्लोज में सिंपली ये बात की गई है। ठीक है। इफ ही, जो फिफ्थ क्लोज है, इफ ही सेज ही डज सो फिश, और अगर जो विटनेस है नेम्ड बाय हिम कॉल बी रिकॉल्ड, जिस विटनेस को रिकॉल किया जा रहा है आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, तो उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है और जो री एग्जामिनेशन किया जाता है विटनेस का, ठीक है, तो उसको रिकॉल करने के बाद उसको डिस्चार्ज कर देगी, दे शैल बी डिस्चार्ज्ड। और सिक्स्थ क्लोज भी ये बताता है, द एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेस ऑफ फॉर द प्रोसिक्यूशन शैल नेक्स्ट टू टेकन एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन दे शैल बी डिस्चार्ज। तो जो रिमेनिंग जो विटनेसेस होते हैं फॉर द प्रोसिक्यूशन, तो उसको उसका क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होने के बाद दे शैल बी डिस्चार्ज, उसको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सेक्शन 246 सिंपली ये प्रोसीजर बताता है कि जब एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने 6 क्लोज पढ़े अच्छे से, इसको आप एक बार और नजर मार लेना इसमें बेयर एक्ट में, एक बार आप खुद उसमें रीड करना, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 247 में। 247 बात करता है एविडेंस फॉर डिफेंस। जो अक्यूज पर्सन है वो अपने डिफेंस में कुछ एविडेंस लाएगा। ठीक है, द अक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस, मतलब कि जो अक्यूज पर्सन है वो उसको कॉल किया जाएगा और उसको एंटर किया जाएगा अपॉन हिज डिफेंस, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगी कोर्ट कि वो अपने एविडेंस दे अपने डिफेंस में। एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 243 शैल अप्लाई टू द केस। जो सेक्शन 243 है इस केस में, जो अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले 243, उसके अंदर ये अप्लाई होगा। ठीक है, सेक्शन 2 पार्ट डिस्कस कर लिया है, इंस्टीट्यूटेड बाय द पुलिस रिपोर्ट और अदर देन पुलिस रिपोर्ट, जो केस इंस्टीट्यूट किया जाता है बाय द कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट डायरेक्टली। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट इसमें डिस्कस कर लिया, और जो सी पार्ट बचा है इसमें कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। ठीक है, इसमें आगे बताया 248 में एक्विटल और कन्विक्शन। जब लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं हम ट्रायल के वारंट केस में, तो उसके बाद एक्विटल या कन्विक्शन ही होनी है, उसको दोनों में से एक होएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रोसीजर है 248 में बताया है। ठीक है, इफ एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच ए चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, जो इस चैप्टर में चार्ज फ्रेम किए गए थे अगेंस्ट द अक्यूज्ड, द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड नॉट गिल्टी, और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उसके जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एविडेंस है, उसके बेसिस पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है, ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर फॉर एक्विटल, मतलब कि वो ऑर्डर देगा एक्विटल का, ताकि उसको रिलीज कर दिया जाए। किसको? अक्यूज्ड पर्सन को, क्योंकि वो गिल्टी नहीं है, इसीलिए उसको एक्विट कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, मतलब उसको बरी कर दिया जाएगा। और जो सेकंड क्लोज है, वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर में बताया है कि द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड गिल्टी, अगर मजिस्ट्रेट को ये फाइंड होता है, उसको मिलता है कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी है, ठीक है, बाय एविडेंस, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 325 और सेक्शन 360, जो इसमें प्रोसीड नहीं किया जाएगा प्रोविजन सेक्शन 325 और जो सेक्शन 360 है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ही शैल आफ्टर हियरिंग द अक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, मतलब कि अक्यूज्ड को हियर करेगी, उसकी सुनेगी, ठीक है, और उसको बोलेगी क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड, ठीक है, कि उसको सेंटेंस क्यों ना दिया जाए, पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उसको सेंटेंस पास कर सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, तो सेकंड क्लोज सिंपली ये बात करता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो गिल्टी है अक्यूज पर्सन, तो उसको सेंटेंस दे सकती है सेकंड क्लोज के अकॉर्डिंग।
जो थर्ड क्लोज है इसमें बताया गया है कि वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर ए प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 211 एंड द अक्यूज्ड डज नॉट एडमिट दैट ही हैज बीन previously convicted as alleged in the charge, the magistrate may after he has convicted the said accused take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon. इस चैप्टर के अंडर क्या करेगा, जो अंडर क्लोज थर्ड हमने जो भी पढ़ा है इसमें जो प्रीवियस कन्विक्शन होती है जो चार्ज किए जाते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 211 के अकॉर्डिंग, जो प्रीवियस उसको कन्विक्शन होती है जिस पर चार्ज किया गया था, तो उसमें जो अक्यूज है वो एडमिट नहीं करता है अपने जो बाद में जो वो ऑफेंस कर रहा है जो उसमें उसको कन्विक्ट किया जा रहा है, तो उसमें वो अपने प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड वो नहीं बता रहा है, ठीक है, एडमिट नहीं कर रहा है। तो फिर जो उसके ऊपर जो चार्ज लगाए गए थे पिछले उसमें कन्विक्शन में, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट में आफ्टर ही कन्विक्टेड, तो उसको कन्विक्ट करने के बाद जो भी उसने ऑफेंस किया है उस केस में जो चल रहा है, तो फिर उसको कन्विक्ट करेगा और फिर उसके बाद जो भी एविडेंस लेगा, जो भी उसको एलिस्ट प्रीवियस कन्विक्शन हुई थी, जो पहले उसको कन्विक्शन होती है उससे रिलेटेड वो एविडेंस लेगा, ठीक है, रिकॉर्ड ए फाइलिंग देयरऑन, उसको रिकॉर्ड करेगा ए फाइंडिंग, जो भी इसमें मिलते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा उसकी फाइल में, ठीक है। तो फिर उसी के बेस पर उसको कन्विक्शन दोबारा दी जाती है। जैसे कि अगर दूसरा ऑफेंस कमिट करता है तो उसमें उसको बढ़ाकर पनिशमेंट मिलती है। काफी सेक्शंस आईपीसी में ये बताए गए हैं। हर बार ऑफेंस कमिट करता है तो उसके बेस पर उसको उतनी ही बढ़कर उसको पनिशमेंट मिलती है। तो इसके अंदर सबसेक्शन 3 है, सिंपली यही बताता है प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड। अगर वो एडमिट नहीं करता है तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा बाद में स्टेट, और फिर उसके बाद उसको जो प्रीवियस कन्विक्शन थी उससे रिलेटेड वो एविडेंस लेगी और उसको रिकॉर्ड करेगी जो भी उसमें मिलते हैं, ठीक है, एविडेंस। और फिर इसमें जो एक प्रोवाइसो है, प्रोवाइड दैट नो सच चार्ज शैल बी रीड आउट बाय द मजिस्ट्रेट, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred by the prosecutor nor in an evidence adduced by it until and unless the accused has been convicted under subsection 2, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये बात की गई कि जो भी उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किए जाते हैं उसको रीड आउट नहीं किया जाएगा एक्यूज पर्सन को बाय द मजिस्ट्रेट, और जो एक्यूज है वो अगर उससे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आप प्लीड गिल्टी करें, ठीक है, शैल द एक्यूज टू आस्क द प्लीड दे टू, और ना ही उसको प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड जो भी उसमें मिलते हैं फाउंड होते हैं रिकॉर्ड्स एविडेंस, तो उसके बारे में उसको नहीं बताया जाएगा। कब तक नहीं बताया जाएगा, जब तक उसको कन्विक्शन नहीं हो जाती, ठीक है। कन्विक्ट होने के बाद उसको बताया जा सकता है। इसके प्रोवाइजो में सिंपली ये बात की गई है, ठीक है। तो अब हम इसमें 248 में सिंपली ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके 249 सेक्शन में। इसमें एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट के बारे में बताया गया कि अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता बिफोर द कोर्ट तो उस केस में क्या होगा। व्हेन द प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, मतलब कि जो भी प्रोसीडिंग होती है अगर वो कंप्लेंट इंस्टीट्यूट करता है, कंप्लेंट जो कंप्लेनेंट है, तो फिर कंप्लेंट इंस्टीट्यूट करने के बाद एंड ऑन एनी डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस, जो भी कोर्ट ने फिक्स्ड की गई थी डेट उसको हियरिंग करने के लिए केस को अपनी नेक्स्ट डेट में, तो अगर कंप्लेंट उस डेट को उस फिक्स जो डेट की गई थी वह कंप्लेंट नहीं आता, अगर वो एब्सेंट हो जाता है तो जो एंड ऑफेंस में बी लॉफुली कंपाउंडेड और इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब कि और जो वो केस था जो वो ऑफेंस कमिट किया गया था, मतलब जिस बेस पर वो कंप्लेंट दी गई थी अगर वो कंपाउंडेबल थी और वो नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस किया था, ठीक है, तो उसके बेस पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट इन इज डिस्क्रिशन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हेरिन बिफोर कंटेंट एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड डिस्चार्ज द अक्यूज्ड, तो उसके बेस पर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो जो अक्यूज पर्सन है जिसको चार्ज फ्रेम के लिए रखा गया था तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं अक्यूज पर्सन को, ठीक है, अगर वो ऑफेंस क्या है, कंपाउंडेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। तो इसमें सिंपली यही था एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट में, अगर वो अपीयर नहीं होता है कौन, कंप्लेनेंट। अब हम अपने लास्ट सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन 250 क्या बात करते हैं, कंपेंसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब कि अगर जो कंपेंसेशन लगाया जाता है जो किसके ऊपर, कंप्लेनेंट के ऊपर, किस लिए, विदाउट रीजनेबल कॉज के लिए, ठीक है, एक्यूजेशन फॉर एक्यूजेशन मतलब कि एक्यूज पर्सन को दिया जाएगा क्योंकि उसके अगेंस्ट उसने गलत कंप्लेंट लगाई थी और वो उसके पास कोई ग्राउंड नहीं था उसके लिए, तो उसके बेस पर वो क्या करेगा, उसके ऊपर कोर्ट क्या करेगी, कंपेंसेशन लगाएगी कंप्लेनेंट के ऊपर। इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, इफ इन एनी केस इंस्टीट्यूट अपॉन कंप्लेंट और अपॉन इंफॉर्मेशन गिवन टू ए पुलिस ऑफिसर और टू ए मजिस्ट्रेट, ठीक है, अगर जो भी कंप्लेनेंट है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है गिवन टू ए पुलिस ऑफिसर और टू ए मजिस्ट्रेट, मतलब कि पुलिस ऑफिसर के थ्रू या मजिस्ट्रेट के थ्रू कंप्लेंट कर रहा है कौन, कंप्लेनेंट, तो वन और मोर पर्सन इज और आर एक्यूज बिफोर ए मजिस्ट्रेट ऑफ एनी ऑफेंस ट्रेवल बाय मजिस्ट्रेट, और जो एक्यूज है
वो जो एक से एक है या फिर एक से ज्यादा एक्यूज है बिफोर मजिस्ट्रेट और ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, जो भी ट्राइबल है कि ट्राइबल किसके द्वारा है, मजिस्ट्रेट के द्वारा, एंड द मजिस्ट्रेट बाय वोम द केस इज हियर्ड, और जो मजिस्ट्रेट है उस केस को हियर करेगा और उस हियर करने के बाद डिस्चार्जेस और एक्विट्स ऑल और एनी ऑफ द एक्यूज, और जो सुनने के बाद अच्छे से जो भी उसमें एविडेंस दिए जाते हैं, जो भी स्टेटमेंट दी जाती है रिटर्न स्टेटमेंट, तो उसको सुनने के बाद क्या करेगी मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसको अक्यूट कर देना चाहिए एक्यूज को, या फिर जितने भी एक्यूज है उसमें उन सभी को अक्यूट कर देना चाहिए, डिस्चार्ज कर देना चाहिए, तो कर सकती है। फिर मजिस्ट्रेट को ये भी लगता है एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड, मतलब कि उसके अंदर क्योंकि रीजनेबल ग्राउंड नहीं थे कि उनके अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसमें कोई ग्राउंड नहीं बनते थे फॉर मेकिंग द एक्यूजिशन अगेंस्ट देम और एनी ऑफ देम, ठीक है, या फिर सभी के लिए, या फिर एक था उसमें अक्यूज्ड, तो उनके अगेंस्ट कोई ग्राउंड नहीं बनता है, तो उसके बेस पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट में बाय हिज ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और एक्यूटल, तो उनको ऑर्डर देगा फॉर द डिस्चार्ज और एक्यूटल के लिए। इफ द पर्सन अपॉन वॉज कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन द एक्यूशन वॉज मेड इन प्रेजेंट, जो इन्फॉर्मेंट था, जो कंप्लेनेंट था, अगर वो प्रेजेंट है तो मतलब कि वो एक्यूजेशन के लिए क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए, तो उसके बेस पर उसको कॉल करेगी, किसको, कंप्लेनेंट को और इन्फॉर्मेंट को, कॉल अपॉन हिम फॉरफिट टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट पे कंपेंसेशन टू सच एक्यूज, मतलब कि क्योंकि मजिस्ट्रेट ने उसके ऊपर क्या लगा देता, कंपेंसेशन लगा देता, क्योंकि उसने जो कंप्लेंट की थी एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, बेस पर उसके ऊपर कोर्ट क्या लगा सकते, कंपेंसेशन कंप्लेनेंट के ऊपर। इफ द पर्सन इज नॉट प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है बिफोर द कोर्ट, तो उसको डायरेक्ट करेगी शो समन टू अपीयर, समन करेगी बाय द कोर्ट उसको अपीयर कराने के लिए, एंड शो कॉज, और उससे कारण पूछेगी कि उसको कंपेंसेशन देने के लिए क्यों ना कहा जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी कॉज विच सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट में शो, तो मजिस्ट्रेट उसमें रिकॉर्ड करेगी और कंसिडर करेगी एनी कॉज विच, जो कंप्लेनेंट है और जो इन्फॉर्मेंट है, जो भी उसमें अपने रीजन बताता है, ठीक है, जो भी उसमें शो कॉज अपना नोटिस का रिप्लाई करता है जो कंप्लेनेंट, ठीक है, रिप्लाई करने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एंड इफ ही सेटिस्फाइड देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन, मतलब कि जो भी वो रिप्लाई करता है शोकॉज नोटिस का, कौन, कंप्लेनेंट, और उसका अगर उसमें कोई रीजन नहीं होता है, ठीक है, कोई ऐसा रीजन नहीं दिया होता है कि जो रीजनेबल हो, रीजनेबल ग्राउंड नहीं दिया होता है, तो मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होने के बाद क्या करेगा, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, उसमें अपने रीजन रिकॉर्ड करेगा और मेक एन ऑर्डर फॉर द कंपेंसेशन टू सच अमाउंट, मतलब कि उसको ऑर्डर करेगा फॉर द कंपेंसेशन, उसको अमाउंट इतना पे करना है बाय द कोर्ट, लेकिन उसका जो अमाउंट होगा वो फाइन पे नहीं किया जाएगा, जितनी उसके पास पावर है मजिस्ट्रेट के पास जितनी भी पावर होगी उसी के बेस पर वो उसके ऊपर उतना फाइन इम्पोज कर सकता है, वो एम्पावर्ड है उसके ऊपर फाइन इम्पोज करने के लिए। एज ही मे डिटरमाइन बी पेड बाय सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट टू द एक्यूज और टू ईच और एनी ऑफ देम, कि और वो बोल सकती है कोर्ट उस कंप्लेनेंट को और इन्फॉर्मेंट को कि वो अक्यूज पर्सन को या फिर सभी को, जितने भी उसमें अक्यूज थे, जिन पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट की गई थी, उनको फाइन पे करे, कंपेंसेशन पे करे, ठीक है, उनको कि उसने परेशान किया है कंप्लेंट करके, उसमें कोई ग्राउंड नहीं था उसका कंप्लेंट करने का, तो उसके बेस पर उसको कंपेंसेशन देना होगा अक्यूज पर्सन को। तो इसमें सेकंड क्लोज सिंपली ये बताता है। और जो थर्ड क्लोज है, द मजिस्ट्रेट में बाय द ऑर्डर डायरेक्टिंग पेमेंट ऑफ द कंपेंसेशन अंडर सबसेक्शन 2, तो मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्ट करेगा फॉर द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन अंडर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। फर्दर ऑर्डर दैट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर वो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट मतलब पेमेंट नहीं करता है अक्यूज्ड पर्सन को बाय द कंप्लेनेंट, तो पर्सन ऑर्डर टू पे सच कंपेंसेशन, तो उस पर्सन को ऑर्डर किया जा सकता है कंपेंसेशन पे करने का। अगर वो नहीं पे करता है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी फॉर नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, मतलब उसको 30 दिन से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी, 30 दिन से कम की, या फिर उसको 30 दिन तक भी मिल सकती है अगर वो फाइन पे नहीं करता है तो। और जो इसका फोर्थ क्लोज है, व्हेन एनी पर्सन इज इम्प्रिजनमेंट अंडर सबसेक्शन 3, और जिस पर्सन को अंडर सबसेक्शन 3 इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, अभी हमने बात की थी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 एंड 69 ऑफ द आईपीसी शैल सो फार एज मे बी अप्लाई, तो इसके अंदर जो 68 और 69 आईपीसी में बताया ये दो सेक्शन, तो ये भी अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पर उसको क्या करना होगा, इम्प्रिजनमेंट देनी होगी, ठीक है। तो ये दो सेक्शन अप्लाई होगा 68 और 69 आईपीसी के।
और जो फिफ्थ क्लोज है, नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन शेल बाय रीजन फॉर सच ऑर्डर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेंट मेड और इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम। जिस पर्सन को डायरेक्ट किया गया था कंपनसेशन देने के लिए अंडर दिस सेक्शन, तो उसको रीजन फॉर सच ऑर्डर, मतलब जो भी इसमें रीजन दिए गए थे ऑर्डर में, बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी, मतलब कि उसको सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जाम्प्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट की गई थी, मेड और इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम, ठीक है, जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी कंप्लेंट में उससे रिलेटेड, जो भी उसकी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है उस पर्सन की, वो बनेगी उस पर, ठीक है, अगर उसके ऊपर कंपनसेशन पे करने का दे दिया है तो जो भी कंपनसेशन देना था उस कंप्लेनेंट को, ठीक है, क्योंकि उसने उसके ग्राउंडलेस थे, उसमें उसका कोई ग्राउंड नहीं था कंप्लेंट करने का, इसी वजह से उसके ऊपर कंपनसेशन लगाया था, मैंने आपको काफी बार बताया, ठीक है, और उसके ऊपर जो क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी बनती है वो बनी रहेगी उस पर। और जो इसमें प्रोवाइसो बताया गया कि दैट एनी अमाउंट पेड टू एन एक्यूज्ड पर्सन अंडर दिस सेक्शन, जो भी अमाउंट पे किया गया है बाय द कंप्लेनेंट टू द एक्यूज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन अवॉर्डिंग, तो उसको अकाउंट किया जाएगा इन अवॉर्डिंग कंपनसेशन टू सच पर्सन एंड सब्सिक्वेंट सिविल रिलेटिंग टू सच सेम मैटर। उसको जो वो अमाउंट है उसको काउंट किया जाएगा किसमें, सिविल जो सूट किया जाता है बाद में, ठीक है, जो उसी से रिलेटेड सेम मैटर होता है, तो उसमें वो काउंट किया जाएगा वार्डिंग्स कंपनसेशन, ठीक है, तो अगर सिविल सूट बाद में उसके अगेंस्ट सेम मैटर से रिलेटेड किया जाता है तो सब्सिक्वेंट सिविल सूट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें सिक्स्थ क्लॉज में, ए कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट हु हैज बीन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2, जो भी ऑर्डर किए गए थे इन्फॉर्मेंट और कंप्लेनेंट को अंडर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू पे कंपनसेशन एक्सीडिंग 100 रुपीज, जो भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है अगर वो कंपनसेशन एक्सीड करता है 100 रुपीज से, उसके ऊपर कंपनसेशन लगाता है 100 रुपए से ऊपर, ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेंट और जो कंप्लेनेंट है वो अपील में जा सकता है फ्रॉम दैट ऑर्डर इफ सच कंप्लेंट और इन्फॉर्मेंट हैज बीन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेड बाय सच मजिस्ट्रेट, अगर वो उसको कन्विक्ट किया जाता है कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट को ऑन ए ट्रायल हेड बाय सच मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट द्वारा होता है, तो उस कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट के पास ये राइट है, वो अपील में जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जो 7th क्लोज है, when an order for payment of compensation to an accused person is made in a which is subject to appeal under subsection 6, तो इसमें जो ऑर्डर किया गया था फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के लिए टू एन एक्यूज्ड पर्सन को देने के लिए, इज मेड इन ए केस विच इज सब्जेक्ट टू अपील, तो वो उस सब्जेक्ट में क्या कर सकता है, अंडर सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग वो अपील में जा सकता है। कौन, कंप्लेनेंट और जो इन्फॉर्मेंट था। द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर द पीरियड अलॉट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द अपील हैज इलैप्स्ड, मतलब कि उसके पास जो अपील में जाने का टाइम है, ठीक है, जब तक वो इलैप्स नहीं हो जाता तब तक वो उसको मतलब कि वो फाइन पे करने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है, जब तक उसका अपील का टाइम इलैप्स नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। और इफ एन अपील इज प्रेजेंटेड, और जब उसकी अपील प्रेजेंट की जाती है उसके अपील का टाइम खत्म होने से पहले, अगर वो प्रेजेंट करता है अपनी अपील बिफोर द अपील हैज बीन डिसाइडेड, ठीक है, तब तक वो जब वो अपील डाल देता है, अपील डालने के बाद जब तक कि उसका डिसीजन नहीं आ जाता अपील कोर्ट के द्वारा, तब तक वो पेमेंट देने, कंपनसेशन पेमेंट देने के लिए उसके पर कोई फोर्स नहीं किया जाएगा उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, ठीक है। And where such made in case which is not to subject to appeal, the compensation shall not be paid before the expiration of 1 month from the date of the order, मतलब कि जो 1 मंथ का उसमें टाइम होता है, ठीक है, नॉट पेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ, ठीक है, इसमें 1 मंथ का टाइम देगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जो इसमें 1 मंथ का ऑर्डर जो टाइम है, तो इसमें बताएगी जब उसके पास ही अपील राइट है 1 मंथ का, ठीक है, 1 मंथ के अंदर उसके ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप कंपनसेशन पे करें। अगर वो 1 मंथ के अंदर अपील कर देता है तो फिर वो अपील के डिसीजन जो भी आता है उसके बेस पर वो कंपनसेशन पे करेगा। अगर जो अपील में ये बोल दे कि उसको कंपनसेशन पे करने की जरूरत नहीं है तो वो नहीं देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्लोज 8 में, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू समन केसेस एज वेल एज टू वारंट केसेस, जो इसके प्रोविजन है इस सेक्शन के वो अप्लाई होंगे समन केसेस में भी और एज वेल एज टू वारंट केसेस में भी, जो भी इसके प्रोविजन है, जो भी हमने सभी सेक्शन के इसके वारंट ट्रायल में, ठीक है, पढ़े हैं, ठीक है, तो इसमें जो समन केस है और वारंट केस है दोनों में सेक्शन में अप्लाई होगा प्रोविजन, ठीक है। तो आज हमने ट्रायल ऑफ वारंट केसेस से रिलेटेड बात की है, ठीक है, इसके हमने प्रोसीजर समझे हैं ट्रायल ऑफ वारंट केसेस से रिलेटेड, जो भी मजिस्ट्रेट के पास चलते हैं वारंट केसेस, ठीक है, इसका ट्रायल कैसे चलेगा इसके अंदर हमने आज अच्छे से डिस्कस कर लिया है।
अगर आपने हमारी सीआरपीसी की सभी वीडियोस नहीं देखे पिछले, तो आप हमारी पहले वाली वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि इससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप आगे बढ़े। ठीक है, तो आज के लिए यही था आज हमारा टॉपिक। ओके बाय।